हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 18 का पार्ट 2, जिसमें हम वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 18 के पार्ट 1 में हमने वर्चुअल फंक्शन समझा था, क्या होता है, क्यों होता है। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके ही कंटिन्यूशन में है। आज हम देखने वाले हैं कि वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एक क्लास बनाई जा रही है ए नाम की, जिसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हैं, और एक क्लास बी है जो उसकी डिराइव्ड क्लास है, और उसमें मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं। देखिए, एक फंक्शन तो मैंने बनाया F1, और इस फंक्शन को ओवरराइड किया है। ओवरराइडिंग आप जानते हैं कि सेम प्रोटोटाइप होना चाहिए फंक्शन का। तो ओवरराइड किया है मैंने। इसी तरीके से मैंने एक F2 फंक्शन बनाया जिसको मैंने वर्चुअल डिक्लेयर किया हुआ है, और F2 फंक्शन की भी ओवरराइडिंग की हुई है। और एक F3 फंक्शन बनाया जो कि बी क्लास में है ही नहीं, और एक और फंक्शन बनाया F4। ये F4 फंक्शन की ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। बेसिकली यहाँ F4 फंक्शन आपने वर्चुअल ज़रूर बनाया है, पर ये वाला जो फंक्शन है ये ओवरराइडिंग नहीं हो रही, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं था और इसमें आर्ग्यूमेंट है। तो ये तो फंक्शन हाइडिंग कहलाता है, राइट। मैं एक काम और करता हूँ, इसको और वर्चुअल लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। तो अब इस एग्जांपल को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले कुछ रूल्स, क्योंकि आज हमको ये तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वर्चुअल फंक्शन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। हमें ये समझना है कि वर्चुअल फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी क्लास में एक भी वर्चुअल फंक्शन होगा, उस क्लास के लिए कंपाइलर अपनी तरफ से एक वेरिएबल क्लास के अंदर एज अ मेंबर डिक्लेयर कर देगा। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल जो डिक्लेयर करेगा, मान लीजिए यहाँ पे किया कुछ होगा, उसका डेटा टाइप वेरिएबल का नाम होगा एस्ट्रिक अंडरस्कोर VPTR, ठीक है। ये वेरिएबल किसने बनाया? ये कंपाइलर ने बनाया, हमने नहीं बनाया। अब इसका सबूत कैसे होगा? सबूत ऐसे होगा कि आप ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं या बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, और उसका साइज देख लीजिए, साइज ऑफ ऑपरेटर्स है। आपको 2 बाइट ज़्यादा दिखेगा इस पॉइंटर के लिए, तो आप समझ जाइए कि इस तरह का एक पॉइंटर वेरिएबल इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये वेरिएबल इस चाइल्ड क्लास में अलग से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये वेरिएबल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। तो अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर ये VPTR नाम का पॉइंटर होगा, बिल्कुल होगा। अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी तो ये VPTR उसमें होगा, क्योंकि ये इनहेरिट हो गया। तो बी क्लास में भी बी क्लास में अलग से VPTR बनाने की क्या जरूरत? अगर अलग से बना लेंगे तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट में 2 VPTR हो जाएंगे ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर किसी क्लास में एक भी वर्चुअल फंक्शन है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें एक VPTR नाम का पॉइंटर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी उसके अंदर एक VPTR है, और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो भी उसमें एक ही VPTR होगा। इसलिए चाइल्ड क्लास में अलग से VPTR नहीं बनता, वो तो इनहेरिट होकर बी क्लास को मिलने ही वाला है। दूसरा काम कंपाइलर ये करता है कि कंपाइलर एक एरे बना देता है। लेकिन ये एरे कैसे बनाता है? स्टैटिक एरे। तो यदि कोई स्टैटिक वेरिएबल मैं क्लास में बनाता हूं, तो हम जानते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे भी नहीं तो भी उस स्टैटिक एरे को मेमोरी मिल जाएगी। स्टैटिक एरे बनेगा, मैं उसका एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा बनाता हूँ स्टैटिक एरे। तो ये बन गया एक स्टैटिक एरे। स्टैटिक है मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाए तो भी ये बनेगा, एक ही बार बनेगा, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना ले। स्टैटिक एरे है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी जगह है। ये कैसा एरे है? ये पॉइंटर्स का एरे है। मतलब ये सारे एक एक वेरिएबल क्या हैं? पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ये फंक्शन पॉइंटर वेरिएबल्स है, मतलब इनमें वेरिएबल का एड्रेस नहीं रखा जाएगा, किसी फंक्शन का एड्रेस रखा जाएगा।
ये ऐसे पॉइंटर हैं जो फंक्शन का एड्रेस रखते हैं, फंक्शन का भी एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरे बना है इसको नाम दिया जाता है वी टेबल, वी टेबल, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिए कि जिस भी क्लास में वर्चुअल फंक्शन है उसके लिए वी टेबल बनेगा और उसकी सभी डिसेंडेंट क्लासेस के लिए भी वी टेबल्स बनेंगे अलग अलग। इसका मतलब क्लास ए के लिए तो बना, क्लास बी के लिए भी बना है, क्लास ए के लिए अलग बना है और क्लास बी के लिए अलग बना है। लेकिन वीपीटीआर वो सिर्फ क्लास ए में बना है, ये थोड़ा ना स्टैटिक है। वीपीटीआर तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट में भी एग्जिस्ट करेगा। ये स्टैटिक एरे है। ये स्टैटिक एरे जो है ना ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, और जबकि वीपीटीआर क्या है, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे सबके अंदर अलग अलग वीपीटीआर होगा। वीपीटीआर बेसिकली क्या कंटेन करता है, पॉइंटर है तो एड्रेस कंटेन करेगा। किसका एड्रेस? इस एरे का एड्रेस। अब अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तो वीपीटीआर इस वी टेबल का एड्रेस कंटेन करेगा, और अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वीपीटीआर इस वी टेबल का एड्रेस कंटेन करेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कंपाइलर ने कुल मिला के दो ही काम किए। पहला काम, जिस क्लास में एक भी वर्चुअल फंक्शन देखा उसने उसमें एक वीपीटीआर नाम का पॉइंटर बना दिया, लेकिन उसकी डिसेंडेंट क्लासेस में उसने वीपीटीआर अलग से नहीं बनाया, क्योंकि डिसेंडेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली वीपीटीआर मिल जाएगा। ये भी हम समझते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि अगर कोई वर्चुअल फंक्शन हमने बनाया है तो चाइल्ड क्लास में अगर उसकी ओवरराइडिंग हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल मान लिया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से वर्चुअल कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, तो वो भी वर्चुअल फंक्शन होगा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया था कि वर्चुअल फंक्शन जो होते हैं उनकी लेट बाइंडिंग होती है, जो वर्चुअल नहीं होते उनकी अर्ली बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो कंपाइलर ने एक काम तो ये किया कि एक वीपीटीआर पॉइंटर बना दिया। दूसरा काम ये किया कि हर उस क्लास में जिसमें वर्चुअल फंक्शन है और उसकी सभी डिसेंडेंट क्लासेस, उनमें वी टेबल बना देता है, जो कि एक स्टैटिक एरे है फंक्शन पॉइंटर्स का। अभी इन के अंदर क्या होगा? एड्रेस किसका? फंक्शन का, केवल वर्चुअल फंक्शंस का एड्रेस होगा। तो ए क्लास में कौन कौन से वर्चुअल फंक्शन है उनका एड्रेस होगा। F2 का एड्रेस होगा, फिर F3 का भी एड्रेस होगा, फिर F4 का भी एड्रेस होगा। 3 वर्चुअल फंक्शंस थे, इसलिए इन तीनों का एड्रेस है। अच्छा, बी क्लास के वी टेबल में किसका एड्रेस होगा? देखिए, F1 का एड्रेस नहीं होगा क्योंकि F1 वर्चुअल नहीं है। F2 वर्चुअल है, F2 का एड्रेस होगा। अच्छा, आप ये भी समझते हैं कि बी क्लास की अब मैं बात कर रहा हूँ तो बी क्लास में एक F2 तो वो है जो बी क्लास में बना है, और एक F2 वो है जो पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुआ है। लेकिन ये क्या है कि ओवरराइडिंग हो रही है। तो ये जो लेटेस्ट डेफिनेशन है बी क्लास के लिए, ये उस F2 की बात कर रहा है, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये F2 इसको पॉइंट नहीं कर रहा, ये F2 एक्चुअल में इस वाले फंक्शन का एड्रेस है। अच्छा, इसके अलावा कोई वर्चुअल फंक्शन है क्या इस क्लास के अंदर? हाँ है, F3। पर F3 नाम का कोई फंक्शन तो यहाँ बना नहीं है। भले ही ना बना हो, पर बी क्लास को वो सर्विस इनहेरिट होके मिल रही है। तो एक तरह से बी क्लास में एक F3 नाम का वर्चुअल फंक्शन भी तो है, जिसको उसने इनहेरिट किया है ए से। अगर ओवरराइट कर लेते तो बी क्लास में, यानी नीचे वाली क्लास में, ओवरराइडिंग हो जाती। देखिए, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई फंक्शन वर्चुअल बनाया है और आपने उसकी नीचे ओवरराइडिंग नहीं करी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये चाइल्ड क्लास के लिए भी है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो ये ही फंक्शनैलिटी कॉल होनी चाहिए, राइट। अगर आप नीचे ओवरराइडिंग कर देते हैं तो फिर वो लेटेस्ट डेफिनेशन हो जाएगी बी की। चलिए एक एग्जांपल
रिकॉल करते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था, अगर ए क्लास स्पोर्ट्स क्लास कार क्लास है और बी क्लास जो है वो स्पोर्ट्स कार क्लास है और F3 जो है वो शिफ्ट गियर फंक्शन है, तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट यानी कार क्लास का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल करेगा तो गियर चेंज होगा। अब अगर स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो भी तो गियर चेंज करने के लिए शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल करेगा। तो शिफ्ट गियर फंक्शन अगर केवल पेरेंट क्लास में बना है, चाइल्ड में नहीं बना है, तो भी तो वो सर्विस चाइल्ड क्लास को मिल गई, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो उसे कॉल करेगा। हाँ, अगर आप बना देते हैं F3 यानी शिफ्ट गियर नीचे, तो बी क्लास में शिफ्ट गियर की मॉडिफाइड डेफिनेशन हो जाएगी। ओवरराइडिंग से यही होता है। ओके, अभी F2 के अलावा मैंने कहा इसमें F3 भी होगा। अब F3 बी में तो कोई है नहीं, तो क्या हुआ, F3 पेरेंट वाले को पॉइंट करेगा। यस, अगर चाइल्ड क्लास में F3 की ओवरराइडिंग हुई होती तो ये F3 चाइल्ड वाले को पॉइंट कर रहा होता। इसके अलावा इसके अंदर F4 भी होगा। F4 तो चाइल्ड में है, लेकिन ये ओवरराइडिंग नहीं है, ये ओवरराइडिंग नहीं है, ये तो हाइडिंग है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स का टाइप चेंज हो गया। इसीलिए F4 भी पेरेंट वाले को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बार चेकिंग करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, मेन फंक्शन में मैं पॉइंटर बना रहा हूँ ए क्लास का और ऑब्जेक्ट भी बना रहा हूँ ए क्लास का। ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट हटाता हूँ और अब पॉइंटर के अंदर मैंने ए क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख दिया है। तब क्या होगा हमें इसे समझना है। तो पहले तो ये समझिए कि पॉइंटर बना है ए क्लास का, है ना। ये पॉइंटर मान लीजिए, इसको कुछ अलग कलर कर देता हूँ। ये पॉइंटर है पी नाम का, और इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस आया है ओवन ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ओवन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये ओवन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ओवन ऑब्जेक्ट हो गया। इसका नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप बताइए इस ओवन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या VPTR नाम का पॉइंटर वेरिएबल होगा? यस होगा। तो इसके अंदर एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसका नाम है VPTR। अब आप मुझे बस ये बताइए कि इस VPTR में क्या रखा होगा। ऑब्जेक्ट किसका है? ए क्लास का। तो VPTR में एड्रेस किसका होगा? वी टेबल का। किस वी टेबल का? जो ए क्लास की वी टेबल है उसका। ए क्लास की वी टेबल का एड्रेस इसके अंदर रखा हुआ है। अब देखिए, पहले ये फंक्शन कौन से वाले कॉल होंगे ये समझने के लिए हम ये नोट करें कि कौन सा अर्ली बाइंडिंग है, कौन सा लेट बाइंडिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, जिसकी अर्ली बाइंडिंग हो रही है ना, उसके आगे अर्ली बाइंडिंग लिख देता हूँ। अब जैसे F1 वर्चुअल नहीं है तो इसकी अर्ली बाइंडिंग होगी, है ना। फिर F2 वर्चुअल फंक्शन है तो इसकी लेट बाइंडिंग होगी। F3 वर्चुअल फंक्शन है इसलिए इसकी भी लेट बाइंडिंग होगी। फिर F4 वर्चुअल फंक्शन है इसलिए इसकी भी लेट बाइंडिंग होगी। और इस तरह का तो कोई फंक्शन है नहीं, अगर चाइल्ड में भी है आप कह सकते हो, तो इसकी तो अर्ली बाइंडिंग ही होगी। अब देखते हैं पहले F1 वाले को, P एरो F1। तो अर्ली बाइंडिंग का मतलब है कंपाइलर डिसाइड करेगा, है ना। अर्ली बाइंडिंग मतलब कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर जब भी डिसाइड करता है वो पॉइंटर के टाइप को देखता है। पॉइंटर का टाइप क्या है? पॉइंटर का टाइप है ए। तो ए क्लास में जाएगा और ए क्लास में देखेगा कोई F1 है, हाँ है, तो उससे उसकी बाइंडिंग कर देगा। तो ये वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। फिर P एरो F2, अब इसकी लेट बाइंडिंग हो रही है, तो जब रन टाइम पे कंपाइलर तो नहीं देखेगा, रन टाइम पे एक कोड चलेगा जो ये चेक करेगा कि
कौन इसको पॉइंट कर रहा है? P। अच्छा, तो P पॉइंटर में एड्रेस किसका है? P पॉइंटर में एड्रेस है O1 का। तो देखो O1 में VPTR होगा। ओके, ये VPTR किसको पॉइंट कर रहा है? एक V टेबल को। इसमें देखो F2 की एंट्री, यानी लेट बाइंडिंग का मतलब है V टेबल में इन फंक्शन के एड्रेसेस देखे जाएंगे। अब पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है उसके VPTR में जिस V टेबल की एंट्री होगी उस V टेबल में आप F2 देखेंगे। डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि लेट बाइंडिंग अगर अपन कर रहे हैं तो पॉइंटर के टाइप को आधार नहीं माना जाएगा, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है उसको देखा जाएगा। पॉइंटर इस O1 को पॉइंट कर रहा है, इसमें जो VPTR है वो जिस V टेबल को पॉइंट कर रहा है उसमें देखिए F2 की एंट्री, तो ये F2 है। और ये F2 किसको पॉइंट करता है? ये F2 तो पेरेंट वाले ही F2 को पॉइंट कर रहा है, तो पेरेंट वाला F2 चल जाएगा। फिर F3 की भी लेट बाइंडिंग हो रही है, बिल्कुल इसी तरीके से F3 कौन सा वाला चल जाएगा? पेरेंट वाला ही चल जाएगा। फिर F4 को कॉल किया जा रहा है, F4 भी पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा। लेकिन जब आखिरी स्टेप में अर्ली बाइंडिंग हो रही है तो पॉइंटर के टाइप को आधार मानेंगे, तो पेरेंट क्लास में जाएंगे, ए क्लास में जाएंगे। पॉइंटर का टाइप क्या है? ए, तो ए क्लास में गए, उसमें F4 को कॉल करने का सोचा, पर F4 नाम का फंक्शन है तो, लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ से 5 पास कर रहा हूँ तो यहाँ ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ए क्लास में ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट ले ले। तो इस लाइन में क्या होगा? इस लाइन में आएगी एरर, ये लाइन में एरर आएगी, ये नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग पॉइंटर तो ए क्लास का ही बना रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अब की बार O2 का, ये O2 यानी बी क्लास का बन रहा है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए O2 का, O2 यानी बी का ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जो VPTR होगा वो इस V टेबल को पॉइंट करेगा, जो V टेबल बी क्लास के लिए बनी हुई है उसको पॉइंट करेगा। इसका मतलब अब जब भी लेट बाइंडिंग होगी तो इस V टेबल को देखा जाएगा जो बी क्लास के लिए बनी हुई है। तो चलिए पहले उसी तरीके से करते हैं, यहाँ पे देखते हैं किसकी अर्ली बाइंडिंग हो रही है और किसकी लेट बाइंडिंग हो रही है। ठीक है ना? तो सबसे पहले F1 फंक्शन के बारे में देखें। फंक्शन F1 की अर्ली बाइंडिंग हो रही है क्योंकि इसके लिए वर्चुअल नहीं लिखा है। F2 के लिए लेट बाइंडिंग हो रही है क्योंकि इसके लिए वर्चुअल लिखा हुआ है। F3 के लिए भी लेट बाइंडिंग हो रही है। F4 के लिए भी लेट बाइंडिंग हो रही है और ये F4 के लिए अर्ली बाइंडिंग हो रही है। मतलब ये जो F4 फंक्शन चाइल्ड क्लास में है ना, ये वर्चुअल फंक्शन नहीं है क्योंकि ये ओवरराइडिंग नहीं हुई है, ये हाइडिंग हुई है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला अर्ली बाइंडिंग हो रही है। अर्ली बाइंडिंग यानी पॉइंटर के टाइप को आधार मानेगा कंपाइलर। कंपाइलर करेगा अर्ली बाइंडिंग तो पॉइंटर के टाइप को आधार मानेगा। पॉइंटर P किस टाइप का है? ए टाइप का है। तो ए क्लास में जाके देखेगा क्या कोई F1 है। अगर ए क्लास में F1 है तो बाइंड हो जाएगा, तो ए क्लास वाला F1 बाइंड हो जाना चाहिए। क्या हो गया? F1 की तो ओवरराइडिंग की थी, यानी बी क्लास में F1 नाम का फंक्शन बना था, ओवरराइडिंग की है, यानी लेटेस्ट डेफिनेशन बी क्लास के लिए ये वाला F1 था। पर क्या हुआ? पेरेंट वाला चल गया। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्ट तो हमने चाइल्ड का बनाया है फिर भी चाइल्ड वाला F1 नहीं चल रहा है, जबकि F1 चाइल्ड में बना हुआ है। और ये सब दिक्कत हो रही है अर्ली बाइंडिंग के कारण। वर्चुअल फंक्शन इसी के लिए तो है। अर्ली बाइंडिंग में पॉइंटर के टाइप को आधार मानते हैं, ये देखते ही नहीं कि पॉइंटर में किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो कंपाइल टाइम पे पॉइंटर में किसका एड्रेस है ये देखना पॉसिबल भी नहीं। कंपाइल टाइम में तो पॉइंटर के टाइप को ही आधार माना जा सकता है। तो इसलिए P का टाइप A है और A क्लास में F1 है, वो बाइंड हो जाएगा। ये बड़ी दिक्कत है। इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए ए क्लास का F1 कॉल हो रहा है, ये मैंने लिख दिया। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तो वर्चुअल फंक्शन है, यानी ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही वर्चुअल फंक्शन है। और ये प्रॉब्लम तभी आती है जब पेरेंट क्लास का पॉइंटर और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें, उसका एड्रेस उसमें असाइन हुआ हो। अच्छा, दूसरी वाली लाइन देखिए, P एरो F2, ये लेट बाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब पॉइंटर के टाइप को आधार नहीं मानेंगे। पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है उसको देखेंगे। पॉइंटर
O2 को पॉइंट कर रहा है और O2 में VPTR इस V टेबल को पॉइंट कर रहा है। इसमें देखिए F2 की एंट्री, यस ये चाइल्ड वाला F2, ये चाइल्ड क्लास में B क्लास में जो F2 है वो बाइंड हो गया। तीसरी लाइन देखिए P एरो F3, ये भी लेट बाइंडिंग है। लेट बाइंडिंग है यानी O2 को देखो, O2 के अंदर VPTR को देखो, V टेबल में देखो, V टेबल में देखो F3 की एंट्री, हाँ लेकिन वो पेरेंट वाली एंट्री को पॉइंट कर रहा है क्योंकि चाइल्ड में कोई F3 नहीं है, तो इसलिए पेरेंट क्लास वाला चल गया। और पेरेंट क्लास वाला ही तो चलना चाहिए था ये, क्योंकि चाइल्ड में है ही नहीं ना, चाइल्ड में होता तो चाइल्ड वाला चलता। F4 को देखिए, F4 में क्या होता है, अगर यहाँ अर्ली बाइंडिंग होती ना, अर्ली बाइंडिंग होती तो एरर आ जाती, क्योंकि चाइल्ड क्लास में जो F4 है उसमें एक आर्गुमेंट चाहिए, लेकिन क्योंकि लेट बाइंडिंग हो रही है तो फिर वही तरीका, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, O2, O2 में क्या है VPTR, VPTR किसको पॉइंट कर रहा है, V टेबल को। इसमें देखो F4, F4 की एंट्री है पर वो किसको पॉइंट कर रहा है, पेरेंट वाले को, तो यस कौन सा कॉल होगा, पेरेंट क्लास वाला। जब P एरो F4 उसमें 5 पास हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अर्ली बाइंडिंग हो रही है और अर्ली बाइंडिंग में पॉइंटर के टाइप को आधार मानते, अरे पॉइंटर के टाइप को आधार मानते तो फिर तो ये A क्लास में जाएगा, A क्लास में जाएगा, वहाँ F4 देखेगा और F4 आर्ग्यूमेंट तो ले नहीं रहा है, इसका मतलब फिर एरर, यानी चाइल्ड क्लास में F4 है और एक आर्ग्यूमेंट वाला है और चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बना, फिर भी वो नहीं चल रहा। कौन सा वाला चल रहा है, पेरेंट क्लास वाला। लेकिन पेरेंट क्लास वाले में क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं है इसलिए इस लाइन में आ रही है एरर, ठीक है। ए क्लास वाला चला देता लेकिन ए क्लास वाले का आर्ग्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं इसलिए। तो हमने देखा कि वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ये VPTR और ये V टेबल वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। कंपाइलर जब अर्ली बाइंडिंग करता है तो पॉइंटर के टाइप को आधार मानता है, जबकि लेट बाइंडिंग अगर होती है तो रन टाइम पे पॉइंटर का टाइप नहीं, पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है उसको देखा जाता है, और जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है उसके अंदर एक VPTR होता है जो V टेबल को पॉइंट करता है और V टेबल में वर्चुअल फंक्शन के एड्रेसेस होते हैं। तो इस तरीके से वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको, क्योंकि थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, आई नो वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, तो आप इसको रिपीटेडली देखिए, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और फर्स्ट वाला वीडियो भी एक बार आप पहले देख लीजिए, तो कंटिन्यूशन में आप जब देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है, कुछ यूज़फुल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ना केवल लाइक करिए बल्कि दूसरों की भी हेल्प करिए, इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए, देखिए बहुत सारे लोग देखेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो इतना अच्छा है कि इस तरह के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखते रहते हैं लेकिन आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नीचे सब्सक्राइब की बटन है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी अपडेट मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात है ना। अच्छा, अगर आप इस तरह के मेरे और भी चैनल्स देखना चाहते हैं, जैसे ये चैनल C++ का है पर और भी चैनल्स हैं, तो मेरी एक वेबसाइट है mysirji.com, नीचे URL लिखा है, आप इस पे जाइए। इसके पहले पेज पे ही आपको लिंक्स मिल जाएंगे सभी यूट्यूब चैनल्स के जो मेरे हैं, C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, PHP, तो आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उनके अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं। थैंक यू।